उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। सेहत, तबीयत, नीयत सब कुछ बेहतर होगा। और आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है ब्लड वेजल्स। अगर तो आप लोगों को ब्लड वेजल्स वगैरह जो है वो क्लियर नहीं होती तो कोशिश करूँगा कि आज जो है वो इनकी बहुत आसानी के साथ जो है वो ईज़ी से हम जो है वो इसको क्लियर कर सकें। तो कॉपी पेंसिल ओपन कर लें और इसको अच्छे से जो है वो नोट कर लें। ब्लड वेजल्स हमने जो है वो एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की थी कि एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या फिर एक सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर प्रॉपर जो है वो कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जिनमें से हमने पंपिंग ऑर्गन डिस्कस किया, फ्लूइड को डिस्कस किया, और नेक्स्ट हमारे पास एक रास्ता चाहिए जिससे वो पंपिंग ऑर्गन फ्लूइड को पंप करे तो वो वाला सारा का सारा बॉडी में सर्कुलेट हो सके। वो रास्ता या वो पाथवे प्रोवाइड करती हैं ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स क्या होती हैं? वेजल्स कहते हैं नालियों को, ब्लड की नालियाँ, ऐसी नालियाँ जो कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करती हैं। अब हमारे पास इनकी कैटेगरी है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन के लिहाज से इनकी जो है वो कैटेगरी बनाई हुई है। मैंने इनको कंपैरिजन में लिखा है, कोशिश करूंगा कि ये सारा का सारा कंपैरिजन में क्लियर हो जाए। आप भी इसको जो है वो कंपैरिजन में याद कीजिएगा, आसानी से क्लियर हो जाएंगी। बाकी बुक के ऊपर दो तरीक़ों से लिखा हुआ है, आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे आर्टरी को, और आर्टरी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे वेन के पार्ट को, ठीक है। अगर हम आर्टरी की बात करें तो आपने याद रखना है, ये मैंने एक जो है वो स्ट्रक्चर बनाई हुई है। एक तरफ हमने जो है वो रेड कलर ड्रा किया हुआ है, दैट इज़ नोन एज आर्टरी, और एक तरफ हमने ब्लू कलर ड्रा किया हुआ है, दैट इज़ नोन एज वेन। सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी हम इनके अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टरी। आर्टरी आपके पास क्या होती है? एक ऐसी ब्लड वेसल होती है जिससे जो ब्लड को जो है वो दिल से आगे जो है वो पंप करवाती है या फिर लेके जाती है कहाँ तक? बॉडी टिश्यू तक। मतलब आपने जब भी आर्टरी का वर्ड ज़हन में आएगा तो आपने याद रखना है इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द ब्लड हार्ट। हार्ट से जो है वो ये अवे लेके जाती है। ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। हार्ट से ब्लड को जो है ये अवे लेके जाती है, मतलब ये दिल से ब्लड को जो है वो दूर लेके जाएगी। और इसी तरह हम अगर इसकी तरफ पहली प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो इट ट्रांसपोर्ट ब्लड टूवर्ड द हार्ट। ये हार्ट की तरफ लेके जाती है, मतलब दिल ने ब्लड को पंप किया टूवर्ड द लेग। लेग की तरफ लेके जाने वाली जो ब्लड वेसल होगी वो हमारे पास होगी आर्टरी, और लेग से ब्लड को वापस लाने वाली जो वेसल होगी वो होगी वेन, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई थिंक आप लोगों ने ये वाली चीज़ जो है वो पहले मैंने डिस्कस की थी कि आर्टरीज ऐसी वेसल को कहते हैं जो ब्लड को दिल से दूर लेके जाती हैं, लेकिन आपको पता है दिल से दूर ब्लड को लेके जाने का मकसद है, ज़्यादातर आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, लेकिन सिवाय एक आर्टरी के, और उस आर्टरी का नाम है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरह वेन की बात कर लें तो वेन भी सारी की सारी क्या करती हैं? ब्लड को टूवर्ड हार्ट लेके आती हैं, और बॉडी पार्ट से लेके आती हैं तो वो ऑक्सीजनेटेड नहीं लेके आ रही होंगी, डीऑक्सीजनेटेड लाती हैं। सारी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं सिवाय आपके एक पल्मोनरी वेन के। 4 टोटल पल्मोनरी वेन होती थी, 2 एक लंग की तरफ से आती थी, 2 दूसरे लंग की तरफ से आती थी, और दोनों आके हार्ट के लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो है वो ड्रेन होती थी, और वहाँ पर जो है वो ब्लड को ड्रेन किया जाता था। वहाँ से लाके लंग्स से लाकर ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो है वो डाल दिया जाता था। अब लंग्स से जो लेके आ रही हैं वो ऑक्सीजनेटेड ही ला रही होंगी, तो आपने याद रखना है पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं, लेकिन बाकी सारी वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो आपने याद रखना है कि आर्टरीज के अंदर कहीं पे भी हमें वेल्व नजर नहीं आते। वेल्व आपको पता है कि ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि बैक फ्लो को बचाता है। अगर हमारे पास ये एक आर्टरी है, आर्टरी के अंदर ब्लड इधर से मूव कर रहा है टूवर्ड दिस साइड, तो आपने याद रखना है अगर हमारे पास यहां पर वेल्व मौजूद हो लाइक दिस, इस तरह
तो इन वेल्व की हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हार्ट जो है वो ब्लड को बहुत ही ज़्यादा फोर्स से पंप कर रहा होता है, तो ब्लड पीछे से फोर्स लग रही होती है कंटिन्यूसली, तो ब्लड बैकवर्ड मूव करेगा ही नहीं, सिवाय एक जगह से। वो हमारे पास कौन सी होती है, वो आपने याद रखना है, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी और आयोर्टा। पल्मोनरी आर्टरी और आयोर्टा की बेसमेंट में सेमी ल्यूनार वेल्व होते हैं। वही वेल्व सिर्फ आर्टरी में पाए जाते हैं, बाकी आर्टरी के किसी भी स्ट्रक्चर में वेल्व नहीं पाए जाते। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ बॉडी में जहां जहां पर आर्टरीज मौजूद होंगी उनमें किसी में भी आपको वेल्व नजर नहीं आएगा, ना ही मिलेगा, सिवाय एक जगह पे, वो होगी बेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोर्टा। आयोर्टा की बेसमेंट में मिलेगा, ये हमने आयोर्टा में डिस्कस किया था, और पल्मोनरी आर्टरी में, जिसको हमने सेमी ल्यूनर वेल्व का नाम दिया था। इसी तरह अगर हम इसकी बात कर लें तो इनके अंदर वेल्व मौजूद होते हैं, इनके अंदर वेल्व मौजूद होते हैं। याद रखिएगा वेल्व इनमें कैसे मौजूद होते हैं, ये आपने याद रखना है। इनके अंदर प्रेशर जो है वो आगे वाले पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे, प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है वेन के अंदर, तो पीछे को ना वापस आ जाए, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इनके अंदर लगाए हुए हैं वेल्व, और वो वेल्व कुछ इस डायरेक्शन में लगे होते हैं, लाइक दिस, कि ब्लड आएगा, मूव करके आगे जाएगा, अगर पीछे आने की कोशिश करेगा तो ये वेल्व के साथ टकराएगा इधर, और ये वेल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे ना, तो पीछे को वापस नहीं जा सकता। तो वेन में जगह जगह पे वेल्व मौजूद होते हैं, लेकिन आर्टरी में जस्ट एक ही जगह पर मौजूद होती है, वो है बेसमेंट ऑफ एयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास आर्टरीज के अंदर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर को मैं डिस्कस करता हूं, ब्लड प्रेशर क्या होता है, या आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास ये एक आर्टरी है, दिस वन इज एन आर्टरी, आर्टरी के अंदर ब्लड सेल्स मौजूद हैं, दीज आर द ब्लड सेल्स और ब्लड कंपोनेंट। तो ब्लड कंपोनेंट क्या करते हैं, जब दिल से फोर्स के साथ इनको निकाला जाता है तो ये आर्टरी की वाल के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स लगाने की वजह से ये आर्टरी की वाल जो है वो आपके पास फैल जाती है। तो आपने याद रखना है आर्टरी की वाल जो है, इसकी वाल के ऊपर लगने वाली जो फोर्स होगी ब्लड की वजह से, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। और इसमें हाई ब्लड प्रेशर सारी आर्टरीज में क्यों होता है, क्योंकि ब्लड जो है वो दिल से जब निकलता है तो वो आर्टरीज के थ्रू बॉडी पार्ट्स तक जाता है, तो दिल उनको फोर्स के साथ जो है वो पंप करता है ब्लड को, जिसकी वजह से आर्टरीज के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर हाई होता है। लेकिन आर्टरी से आगे जाते जाते वेन तक प्रेशर लो डाउन हो जाता है, तो लो ब्लड प्रेशर इन द वेन, वेन्स में ब्लड प्रेशर लो होता है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा हैव पल्स। अच्छा, ये पल्स क्या होता है पहले आपको ये समझना पड़ेगा। वैसे हम इसको नब्ज कहते हैं, लेकिन पल्स का मतलब होता है हार्ट बीट पर मिनट। एक मिनट के अंदर हमारी हार्ट जो है वो बीट, उसकी जो बीटिंग है उसको हम क्या कहते हैं, पल्स। और ये पल्स किस में फील की जा सकती है, पल्स जो है वो आर्टरीज में फील की जा सकती है, वेन्स में पल्स फील नहीं हो सकती, क्योंकि वेन्स के अंदर लोड ऑन प्रेशर हो जाता है, तो ना तो ये फैलेंगी ना ही ये सिकुड़ेंगी। ये कंडीशन तो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर नजर आएगी, सिर्फ आर्टरीज के अंदर, क्योंकि आर्टरीज को पीछे से प्रेशर पंप किया जा रहा है, और जब प्रेशर लग रहा होगा तो डिस्टेंट हो जाएंगी, फैल जाएंगी, और जब प्रेशर पीछे से लो डाउन होगा तो वो दोबारा से अपनी हालत में आ जाएंगी। तो इससे जो है वो पल्सिंग होती है, लाइक दिस, इस तरह। तो ये नब्ज जो है वो हम लोग मोस्टली जो चेक कर रहे होते हैं, पल्स चेक कर रहे होते हैं, वो हम आर्टरी से चेक करते हैं। मोस्टली डॉक्टर जो है वो हैंड को जो है वो यहाँ से चेक कर रहे होते हैं, यहाँ पर जो मौजूद है वो आर्टरी है, आर्टरी से पल्स चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें पल्स अवेलेबल नहीं होती। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है 400 to 500 मिलीमीटर पर सेकंड, ए सेकंड में इतना जो है वो मूव करता है। लेकिन इसमें फ्लो जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पीछे से प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। ये देखें, अगर हम यहां से फोर्स से लगा रहे हैं तो स्पीड से ब्लड मूव करके जाएगा, लेकिन यहां तक जाते हुए फोर्स कम होना शुरू हो जाती है इस वाली साइड पर, जिसकी वजह से जो है वो यहां पर आपको जो फ्लो होगा वो बहुत कम नजर आएगा। और इसी फ्लो को बरकरार रखने के लिए पीछे से जैसे जैसे ब्लड आता जाता है तो ये फ्लो आगे को जाता रहता है, लेकिन ये स्पीड नहीं होती इसकी इतनी ज्यादा। उसके बाद स्मॉलर बोर थिक वाल, ये अब हमने समझना।
अगर हम आर्टरी की स्ट्रक्चर को देखें तो आर्टरी की स्ट्रक्चर के अंदर 3 वाल्स होती हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर वाल को कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, टीई, ट्यूनिका। ट्यूनिका का मतलब होता है मेम्ब्रेन, एंड एक्सटर्ना जो बाहर होती है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है आउटर, वो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फाइब्रस भी आ जाते हैं और फाइब्रस भी इसके साथ मिले होते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आर्टरी के लिए, क्योंकि ये इसको प्रोटेक्ट करती है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो ये जो है वो कहीं ना कहीं से लीकेज ना होना शुरू हो जाए या फट ना जाए, तो ये वाली लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है। मिडल लेयर, मिडल लेयर जो है इसको कहते होते हैं ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, TM, ट्यूनिका मीडिया, दरमियान वाली लेयर। ये दरमियान वाली जो तय होती है ये मसल से बनी होती है और वो मसल्स होते हैं स्मूथ मसल्स, ठीक है। और लास्ट पे अंदर वाली जो लेयर होती है इसको कहते हैं ट्यूनिका इंटरना या फिर ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है। ट्यूनिका इंटरना जो है ये बनी होती है, ये जो मैंने ग्रीन कलर में ड्रा की है, ये ग्रीन कलर वाली जो है ये आपके पास मोस्टली होती है, आपने याद रखना है, ये एंडोथेलियल सेल से बनी होती है और ये थोड़ी बारीक होती है। अब ये तो होगी इसकी बात थिकनेस की या थिक वाल की। अब बोर क्या होता है आपने याद रखना है। अगर मेरे पास ये एक आर्टरी है, लाइक एग्जांपल, ये आर्टरी की बाहर वाली वाल है जिसको मैंने कहा है ट्यूनिका एक्सटर्ना, और इसके अंदर वाली वाल है जिसको मैं कह देता हूं ट्यूनिका मीडिया, और इसके अंदर मौजूद होती है ट्यूनिका इंटरना। अब आप इसकी थिकनेस देख लें तो बहुत ज्यादा ये थिक है। अब ये जो थिकनेस है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ड्यूरिंग हाई प्रेशर। उसके अलावा आपने याद रखना है कि ये जो आपके पास ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस की वजह से अगर इसके अंदर वाले सुराख को देखा जाए तो वो सुराख क्या हो चुका है, वो सुराख हो चुका है कम, छोटा हो चुका है। तो ये वाला जो सुराख है इसको हम 2 नाम देते हैं। एक तो हम इसको कहते हैं बोर, या फिर इसका दूसरा नाम है ल्यूमन। ल्यूमन आपने वर्ड सुना होगा। जो आपके पास आर्टरी होती है उसका बोर छोटा होता है बनिस्बत वेन के, वेन का जो बोर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है वो वेन की जो है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना है। आपने याद रखना है वेन के अंदर जो वेजल्स की वाल होती हैं, वेन की जो वाल होती हैं बिल्कुल उनके नाम सेम होते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। लेकिन जो बोर होता है, सुराख होता है, होल होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू द आर्टरी। आप देख लें मैंने इधर भी थोड़ा थिक ड्रा किया है, इधर मैंने थोड़ा थिन ड्रा किया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो इसके अंदर मस्कुलर लेयर ज़्यादा मोटी मौजूद होती है। कौन सी मस्कुलर लेयर है? मिडल लेयर जो है वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा थिक होती है बनिस्बत इसके। उसकी वजह आपको पता है कि इधर ज़्यादा फोर्स लगनी होती है, प्रेशर लगना होता है। और वो जो मसल होते हैं स्मूथ मसल, वो सर्कुलर स्मूथ मसल होते हैं, क्योंकि ये देखें ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, ब्लू कलर में मैंने ड्रा किए। इस वाले में कोई मस्कुलर लेयर इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती और ना ही ये इतनी इलास्टिक होती है। ये इलास्टिक भी होती है और मस्कुलर भी होती है कि अगर इसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाए ये तो ये डिस्टेंट कर सके, ठीक है, फैल सके। उसके अलावा इसमें से कोई भी मटेरियल एक्सचेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है। मतलब मटेरियल की एक्सचेंजिंग आर्टरी में नहीं होती। इसी तरह ना ही मटेरियल की एक्सचेंजिंग वेन में होती है। वो किस में होती है? वो होती है कैपिलरीज के थ्रू। और मटेरियल की एक्सचेंजिंग क्यों ज़रूरी है? आपको पता है कि ब्लड सेल्स से या फिर ब्लड के थ्रू जो भी मटेरियल आ रहा है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो वाले प्रोवाइड करने होते हैं बॉडी टिश्यू को। बॉडी टिश्यू को तो तब मिलेंगे ना जब हम एक्सचेंज करवाएंगे। तो ना तो वेन एक्सचेंज करवाती है ना ही आर्टरी। एक्सचेंजिंग का काम किनका होता है? ये होता है कैपिलरीज का, जो कि आर्टरी और वेन में मिडल में अवेलेबल होती हैं और बॉडी टिश्यू में पाई जाती हैं। उसके बाद बात की जाए तो सबसे बड़ी आर्टरी, ये पेपर में पूछा जा सकता है, सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या है? तो आपने याद रखना है सबसे बड़ी आर्टरी का नाम है आपके पास एओर्टा। और स्मॉलेस्ट आर्टरी का नाम क्या होता है? आर्टरियोल्स। आर्टरियोल छोटी। इसी तरह सबसे बड़ी वेन का नाम क्या है? सबसे बड़ी वेन का नाम है वेना कैवा। और सबसे छोटी वेन का नाम क्या है? वेन्यूल। ठीक है।
वेना कैवा एंड वेन्यूल, और वो सुपीरियर भी हो सकती है एंड इन्फीरियर भी हो सकती थी। ये तो थी हमारे पास आर्टरी के रिलेटेड। उसके बाद अगर हम कैपिलरी की बात करें तो कैपिलरी को डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक कैपिलरी की जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा की हुई है। चले पाथवे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है जो सबसे बड़ी वेन है वो है अयोर्टा। तो चले हम कहते हैं ये आपके पास आर्टरी है। आर्टरी फर्दर डिवाइड हो जाती है बॉडी में जाकर किन में, आर्टरियोल्स में। ठीक है, आर्टरियोल डिवाइड होते हैं अंदर जाके छोटी छोटी और स्ट्रक्चर में, लेकिन वो यहां पे आपकी बुक में डिस्कस नहीं की। हम यहां पे लिख लेते हैं कि ये आपके पास क्या होंगी, कैपिलरीज। ठीक है, ये दरमियान में कैपिलरीज जब कंबाइन होती हैं तो वो आपके पास स्ट्रक्चर बना देती है नोन एज वेन्यूल। और जब बहुत सारी वेन्यूल आपस में मिलती हैं तो वो क्या बना देती हैं, वेन। ठीक है, तो ये पाथवे होता है ब्लड आर्टरी के थ्रू आर्टरियोल्स में, फिर कैपिलरीज में जाता है, यहां पर एक्सचेंजिंग करता है, वेन्यूल के थ्रू वापस जाता है और वेन जो है वो उसको हार्ट तक वापस ले जाती है। ये हार्ट से लेकर आ रही है ब्लड को और ये हार्ट की तरफ वापस लेकर जा रही है ब्लड को। ठीक है, ये आपने चीजें जो है वो थोड़ी सी याद रखनी है। अगर हम कैपिलरी की बात करें तो कैपिलरी की अगर बात करें तो कैपिलरी है क्या, कैपिलरी आपके पास एक छोटी ऐसी वेजल को कहते हैं जो कि बहुत पोरस होती है। पोरस, पोरस का मतलब यहां पर आप ये समझ लें कि ये एक आपके पास एक नाली है, ये एक नाली है लाइक दिस, इसमें पोर अवेलेबल हैं, सेल इस तरीके से एडजेसेंट हुए हैं कि इनके दरमियान होल है, इस नाली के दरमियान। तो आपको पता है कि जब इसके अंदर ब्लड सेल आएंगे, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये ब्लड सेल्स अवेलेबल हैं, लाइक ये ब्लड सेल्स हैं, और इनके साथ साथ जो है वो यहाँ पर जो है वो मटेरियल भी अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह एंड डिफरेंट अदर। तो अगर तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये मटेरियल जो है वो यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो सबसे आपके पास पोरस और छोटी या थिन जो वेजल होती है बॉडी के अंदर वो होती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज कैपिलरी जो है वो कनेक्शन है बिटवीन आर्टरी एंड वेन, वेन और आर्टरी के दरमियान जो कनेक्शन है। और ये पाई कहाँ पे जाती हैं, ये पाई जाती हैं बॉडी टिश्यू के अंदर। ये आपने याद रखना है। ठीक है, बॉडी टिश्यू के अंदर मतलब बॉडी टिश्यू कहीं पे भी जहां जहां पर सेल्स अवेलेबल है वहां वहां पर आर्टरी आती है, डिवाइड होकर एक जालसा बना देती है। वो जालसा आपके पास क्या होता है, कैपिलरी। मिक्स्ड ब्लड, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। ये देख लें, यहां से ब्लड आएगा जो कि आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ऑक्सीजन लेकर आ रहा है। ये ऑक्सीजन जब आएगी तो ये किनको दे दी जाएगी, ये कैपिलरीज जिन सेल्स के अंदर पड़ी होंगी या यहाँ पे जो सेल्स अवेलेबल होंगे उन सेल्स को ये ऑक्सीजन दे दी जाएगी। जब ऑक्सीजन इनको मिल जाएगी तो इनसे निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख लें, एक आपके पास कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड भी, यहीं पर दोनों। इनके अंदर कोई वेल्व मौजूद नहीं होते, इनके अंदर ब्लड प्रेशर फॉल करना शुरू होता है। आपने ब्लड प्रेशर याद रखना है, ब्लड प्रेशर आर्टरी में सबसे ज्यादा होता है, वेन में ना होने के बराबर होता है। अब आर्टरी में प्रेशर इसलिए ज्यादा होता है कि हार्ट से आ रहा है। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सिंबॉलिकल हार्ट ड्रा कर लेते हैं, सिंबॉलिकल हार्ट जो कि कॉमनली ड्रा किया जाता है, तो ये सिंबॉलिकल हार्ट ने जो है वो ब्लड को पंप किया आर्टरी में। अब प्रेशर जो है वो जिस तरफ से फोर्स लग रही होगी उस फोर्स के पास प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, आहिस्ता 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 प्रेशर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करता 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 जो है वो आपके पास बिल्कुल डिक्रीज कर जाएगा। ये कुछ इस तरह होगा आपके पास कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पर एक ग्राफ लगा लूं और इधर को मैं कह रहा हूं कि प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो आपने याद रखना है कि आर्टरी के अंदर जो है वो प्रेशर ज्यादा था, आर्टरियोल में कम हुआ, कैपिलरीज में और कम हुआ, और होते होते वेन्यूल और वेन्स में बिल्कुल ड्रॉप हो गया। मतलब आपके पास प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, आर्टरी में, फिर आर्टरियूल्स में कम हो जाता है, कैपिलरीज में डाउन होना शुरू हो जाता है प्रेशर। क्यों डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मटेरियल एक्सचेंज हो जाते हैं ना, अंदर से लिक्विड निकल जाता है, तो वो प्रेशर लगना भी थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, मटेरियल बाहर निकल जाता है, तो आपके पास प्रेशर डाउन जाएगा एंड देन बिल्कुल जो है वो लो हो जाएगा। उसके बाद रेट ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीज फ्रॉम, आपने याद रखना है यहां से
ब्लड फ्लो जो है वो आपने याद रखना है इंक्रीज होता है अगर इधर से देखा जाए तो कैपिलरीज में इधर से ब्लड फ्लो इंक्रीज ही रहता है। छोटी जितनी छोटी नाली होगी उसके अंदर जो भी लिक्विड मौजूद होगा वो छोटी बोर होने की वजह से स्पीड से मूव करता है। तो कैपिलरीज में जो है वो ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है स्मॉलर टू लार्जर की तरफ, ठीक है। मतलब स्मॉलर में ज्यादा होगा, स्मॉलर साइड पर ज्यादा होगा, लार्जर में कम होना शुरू हो जाएगा। लार्जर बोर वन सेल थिक, क्या मतलब आपने याद रखना है, ये जस्ट एक सेल की लेयर होती है, ये मैंने ड्रा किया है और एंडोथेलियल सेल से बनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रा कर लूं, ये आपके पास जो है वो एक सेल ड्रा कर लेते हैं लाइक दिस। ये एक सेल हमने ड्रा कर लिया है, एंडोथेलियल सेल है, और ये पूरे का पूरा आपके पास जो है वो सामने से देखा जाए इस स्ट्रक्चर को तो ये इस तरह का बोर बनेगा, और इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। और ये जो दरमियान में खाली जगह है ये वाली, ये इसका बोर है। अगर देखा जाए तो इसका बोर जो है वो बहुत ज्यादा है, और ये पोरस होती है यहां से, पोरस। तो मटेरियल जो आएगा वो आसानी से एक्सचेंज हो सकता है अगर प्रेशर ज़्यादा हो। ये इसी तरह है कि बलून के अंदर अगर हम ज़्यादा पानी डालें और कहीं से सुराख कर दें तो वो सुराख से, अगर तो आपके पास ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो सुराख से स्पीड से पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर होता है। उसके अलावा इसमें मस्कुलर लेयर नहीं होती और ना ही इलास्टिक फाइबर अवेलेबल होते हैं, ये जस्ट एंडोथेलियल सेल से बने होते हैं। उसके अलावा इसका फंक्शन क्या है कि ये एक्सचेंजिंग करती है मटेरियल की। यहाँ पर तीन तरीकों से एक्सचेंजिंग हो सकती है। या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक्सचेंजिंग होगी, या डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंजिंग होगी, या फिर साइटोसिस के थ्रू। साइटोसिस किसको कहते हैं? साइटोसिस कहते होते हैं कि किसी भी मटेरियल का, बड़े मटेरियल का जो है वो सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर चले जाना और उसका वैक्यूल बन जाना, और जिसको हमने एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में पढ़ा है, और इसी तरह जो है वो बाहर निकल जाना वैक्यूल के थ्रू। उसके अलावा आपके पास स्पेस होती हैं, सेल्स के दरमियान होती हैं स्पेस, यहाँ पर होती हैं स्पेस बनी होती है, खाली जगह होती है जहाँ से निकल जाता है। ये मैंने जो आपको यहाँ पे खाली जगह बताई। उसके अलावा अगर हम कैपिलरी की बात करें तो कैपिलरी का डायामीटर जो है वो 5 to 10 होता है। मैंने यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है, 7 माइक्रोन तक जो है वो इसका डायामीटर होता है। और आपने ये भी याद रखना है कैपिलरीज जितनी सेल्स की तरफ जाती जाएंगी, बॉडी सेल्स की तरफ, तो उतनी डेंस होती जाएंगी, मतलब वो सेल्स के अंदर तक घुस जाएंगी, अंदर तक चली जाएंगी। तो मटेरियल के एक्सचेंजिंग बड़ी आसानी से हो सकती है। आपने याद रखना है कि मटेरियल की एक्सचेंजिंग के लिए उन सेल्स के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। तो कैपिलरीज जो होती हैं ये वहाँ तक मूव कर जाती हैं जहाँ जहाँ पर सेल्स अवेलेबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू योर बुक तो इतना भी लिखा हुआ है कि आपके पास कैपिलरीज हेपेटिक सेल्स, मतलब लिवर के एक सेल के पास कैपिलरीज अवेलेबल होती हैं, इतना ज़्यादा जो है वो मौजूद होती हैं।